हेलो एवरीवन। देखिए, आज अपना जो टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस में वो है फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग। आप सबको भी पता है भी कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। और जब बात पैसे की हो तो प्लानिंग ना करें ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो अपने इंडियन कल्चर में ही नहीं है कि पैसे की बात हो और प्लानिंग ना करें। तो अब बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जो एस्टिमेटिंग द कैपिटल कि कितना पैसा चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और जो ताकि वो कंपटीशन को भी compete कर सके, या आप बोल सकते हो कि अपनी सक्सेस को अचीव कर सके, ठीक है। तो इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या करना पड़ता है? फाइनेंशियल पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। फाइनेंशियल पॉलिसीज में क्या होता है कि कहाँ से हम पैसा लेके आएंगे, प्रोक्योरमेंट कहाँ होगा, फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, यानी कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है उस फंड की, ठीक है। ये सारा का सारा काम किस में किया जाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। आइए पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के लिए। जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत सारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें से कुछ हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। वन बाय वन इसको करेंगे। तो फर्स्ट वन आता है इसके अंदर क्या? डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई पैसे की जरूरत कितनी है, चाहे शॉर्ट टर्म की बात हो चाहे लॉन्ग टर्म की बात हो। शॉर्ट टर्म की बात कहाँ हो सकती है? वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग, यानी कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्मूथली ऑपरेट कर सकते हो, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो क्या कहलाता है? आपका शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की रिगार्डिंग आप क्या करते हो? सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए काम कर रहे हो, बल्कि आपका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट करना, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए करना। तो इसके लिए आप क्या करते हो? लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट प्रोजेक्ट में, लंबे टाइम के प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो, जिसके रिगार्डिंग हम कैपिटल बजटिंग के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जो पैसा है वो इक्विटी और डेब्ट से कहाँ कहाँ से आपको लेना है, ठीक है। इक्विटी डेब्ट रेशियो का पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, यानी कि डेब्ट से कितना पोर्शन होना चाहिए, इक्विटी से कितना पोर्शन होना चाहिए। नॉर्मली जो ये रेशियो है 2:1 मानी जाती है, कि 2 गुना अगर डेब्ट से ले ले एक ओनर का हो तो भी हम काम अच्छे से चला सकते हैं। अब डेब्ट इक्विटी पोर्शन जो है वो सारा का सारा हमारा मैटर करता है कि लॉन्ग टर्म, नॉर्मली तो डेब्ट इक्विटी जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म में भी क्या क्या नीड हो सकती है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो पेपर में पूछ ले तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म को फाइनेंस करने के ऊपर फोकस करता है। फाइनेंशियल पॉलिसी बनाना किसके रिगार्डिंग? पैसे के रिगार्डिंग, कि कैश का कंट्रोल कैसे करेंगे, पैसा आएगा कहाँ पर, पैसा देना किसको है, ये सारा का सारा सिस्टम कहाँ पर किया जाता है? फाइनेंशियल पॉलिसी में। जो अब हम पढ़ के आए थे ऊपर कि प्रोक्योरमेंट और इन्वेस्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन करना फंड का या कैश का, आप बोल सकते हो। फंड जो एक वाइडर टर्म होती है, आप सबको पता है। फंड का मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को हम फंड बोल देते हैं, ठीक है। ये आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जो हमने पढ़ा था मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कि फाइनेंशियल मैनेजर का टास्क क्या होता है? भाई हर फर्म के पास लिमिटेड पैसा होता है, यानी कि क्या होता है? स्केयर फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, उनका इस तरीके से यूटिलाइज करना ताकि फर्म की रिटर्न मैक्सिमम किया जा सके। देखो, अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म बोलता हूँ ना, वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, ये इसको बढ़ाना बोल सकते हो, या इसकी जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो शेयर होल्डर वेल्थ, ये भी एक ही बात है। शेयर होल्डर वेल्थ, वेल्थ जो है वो वाइडर टर्म है प्रॉफिट से, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये कैसे बढ़ाई जा सकती है? सर कॉस्ट को कम कर दो या फिर रिटर्न को ज्यादा कर दो, सेल को ज्यादा कर दो, ये दो पॉइंट हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। अब बात आता है क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे प्लानिंग जहाँ जहाँ पर भी आईएनजी आ जाता है, इसका मतलब ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू काम चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए जो आपने पॉलिसी प्रोसीजर प्रोग्राम बना रखे हैं ना, जो बजट बना रखा है, अब बजट भी प्लानिंग का ही एक हिस्सा होता है। फ्यूचर में क्या करने वाले हैं क्या नहीं, पास्ट के बेस पर, वो क्या कहलाता है? आपका बजट कहलाता है। और ये सारा का सारा बजट जो अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग हो तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है, जो पॉलिसीज आपने बनाई है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी हो, चाहे डिविडेंड पॉलिसी हो, वो सारा का सारा इफेक्टिवली रन करे, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्लानिंग से बेनिफिट क्या होने वाला है अपने को? प्लानिंग से सबसे पहले बेनिफिट तो ये होगा सर, कि एक तो आपके पास आपको जितने पैसे चाहिए वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग कर रखी है कि एक साल में कितना खर्चा करना है या आगे फ्यूचर में कितना खर्चा करना है, तो आपके पास एडक्वेट मात्रा में फंड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, इनफ्लो और आउटफ्लो पे आपका कंट्रोल रहता है, क्योंकि सारे अगर पहले प्लानिंग कर रखी है ना, जैसे मान लें कि आपकी सैलरी आती है और आपने पूरे महीने की प्लानिंग कर दी कि सैलरी का यूज कहाँ पर करना है, तो अननेसेसरी पर्पज के लिए आप फिर इसका यूज नहीं कर पाओगे। तो इनफ्लो और आउटफ्लो पे कंट्रोल रहता है, ठीक है। और सप्लायर ऑफ फंड,
अगर मान लें कि आपको पता भी अब शॉर्टेज होने वाली है, इस मंथ में हमारी सैलरी या लेट आती है या इस महीने सैलरी से काम नहीं चलता, हमें बाहर से पैसा लेना पड़ता है, तो वो कौन से लोग हैं जहाँ से पैसा लेना पड़ेगा, उनको पहले से आइडेंटिफाई करके चलना। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ताकि कंपनी लॉन्ग रन के अंदर भी सर्वाइव कर सके। अनसर्टेनिटी को कम किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी चाहे मार्केट में चेंज हो रहा हो वो हो रहा हो, चाहे कोई कंपनी की ग्रोथ में कोई हर्डल हो, तो उन सब बाधाओं को दूर करने के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। सिंपल लैंग्वेज में ये जी, अगर आप अपने पेपर देने से पहले ना पहले तैयारी कर लेते हो ना, मुझे क्या क्या पढ़ के जाना है, कैसे पढ़ के जाना है, रिवीजन कब करना है, कब नहीं करना है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो सारा का सारा काम किस में आता है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग। तो ये छोटा सा टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग। आइए इसके साथ एक बड़ा टॉपिक और कर लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी संरचना जिसको बोलते हैं, दो ही तरीके से पैसा ले सकते हैं हम, डेब्ट और इक्विटी से। इसमें मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में लेके चलूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं इसमें आपको थ्योरी वगैरह भी करवाऊंगा इसकी, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, ये लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट को और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को आप बोल सकते हो कि उसको रिक्वायरमेंट को दूर करने के लिए या उसके लिए पैसा जो चाहिए वो किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म के लिए डील करता है, किसके लिए डील करता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए डील करता है, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए डील करता है उसमें अभी हम पढ़ के आए थे, शॉर्ट टर्म के अंदर जैसे ट्रेड क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट हो गया, फैक्टरिंग हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गया, सीपी हो गया, कितने पढ़ के आए थे। पब्लिक डिपॉजिट तो लॉन्ग टर्म के लिए था, चलो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, डिवेंचर बॉन्ड वहां से हो सकते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं यहाँ पर हमेशा ही, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म आते हैं, जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आते हैं, यानी कि पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड आ जाएगी, जिसमें करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों आते हैं। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ, ये लिख देता हूं, ओनली फॉर लोन, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर किसका है, ओनली लॉन्ग टर्म सोर्स फंड को ये जरूर इंक्लूड करता है। एक्सक्लूड किसको करेगा, छोड़ देगा किसको, शॉर्ट टर्म फंड को, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आइए बात करते हैं। तो इसका मतलब तो ये होगा सर कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बड़ा होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर छोटा होता है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब क्या क्या इसके फीचर है, क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में हम इंक्लूड करते हैं जी। एक फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है ना, उसका मेन मोटिव क्या होता है, एक एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन लेके चलना, कितना पैसा डेब्ट से लेना है, कितना पैसा इक्विटी से लेना है। और जब ये स्ट्रक्चर बनाता है, डेब्ट से कितने परसेंट लेने हैं, इक्विटी से कितने परसेंट लेने हैं, तो उसके माइंड में कुछ बातें होती हैं जो वो याद रखता है। पहला आता है प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो वो ये देखेगा जहां जिस सोर्स से मैं पैसा ले रहा हूं उसकी कॉस्ट कम से कम हो, क्योंकि कॉस्ट कम होने का मतलब ये होता है प्रॉफिट बढ़ना। फिर आता है सोलवेंसी की, क्या मैं डेब्ट से जो पैसा ले रहा हूं उसको वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो सोलवेंसी देखती है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जब भी मेरा मन करेगा उस टाइम में डेब्ट से कम या डेब्ट से ज़्यादा पैसा ले सकता हूं या नहीं ले सकता। कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब क्या होता है, भाई डेब्ट को जो पेमेंट करनी है ना वो पहले से श्योर करके पहले रख लो, अगर आप कर सकते हो तो ले लो वरना नहीं ले लो। यानी कहने का मतलब होता है भाई एक लिमिट तक डेब्ट का यूज करना चाहिए। फिर आता है, इसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है भाई क्या आप एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होते हैं, अगर वो बोलते हैं हमें तो कंट्रोल करके रखना जी, हमारे अलावा कोई और ओनर नहीं आना चाहिए इसके अंदर, तो भाई एक काम करो, डेब्ट से पैसा ले लो, लोन ले लो। अगर वो बोलते नहीं हमें कंट्रोल का कोई मतलब नहीं है, हमें तो डिविडेंड दे दो, चाहे हमें कितने भी शेयर होल्डर कर लो, तो आप नए शेयर इशू कर दो। ये सारा का सारा इसको ध्यान में रखने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वन, कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंसीडर करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी को। सबसे पहले तो वही बात आ गई सर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये इसलिए एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए हैं, बाकी पॉइंटों को वैसे लिखा गया है सिर्फ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस होता है। ये ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ईपीएस क्या होता है, जो अर्निंग पर शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, इसको ईपीएस बोलते हैं। ये क्या होता है, नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा लिवरेज वगैरह वाला, वहां पर मैं इसको इतना, अब बोलते हैं ना बाल की खालू देड़ देंगे, वहां पर इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ने वाले। तो इसका मतलब क्या आता है भाई, लॉन्ग टर्म डेब्ट का यूज करना, चाहे वो आपके डिवेंचर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, जिसको फिक्स इनकम भी बोलते हैं, फिक्स चार्ज होता ही है, ठीक है।
जो बीरिंग सिक्योरिटी विद इक्विटी, कहने का मतलब है कि जिसको पेमेंट करनी कंपलसरी है वो प्लस में इक्विटी, उन दोनों का यूज करते हैं तो उस टाइम उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है सर? इक्विटी के साथ साथ डेब्ट का यूज करना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विटी के साथ साथ कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का यूज करना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। याद रह जाएगा, ये तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, ग्रोथ या स्टेबिलिटी ऑफ सेल। अगर मान ले कि आपकी कंपनी की सेल लगातार सही चल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार सही चल रही है तो कोई रिस्क नहीं है, तो चाहे आप डेब्ट से पैसा ले लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर मान ले कि डेब्ट से पैसा ले तो सस्ता पड़ता है तो डेब्ट से ले लो, अगर महंगा पड़ रहा है तो इक्विटी तो है ही अपनी। कैश फ्लो एबिलिटी, यानी कोई भी कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो उसके लिए आप बोल सकते हो रेशियो कम रख लो। कंट्रोल, अगर ओनर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो डेब्ट से पैसा, नहीं रखना चाहते तो इक्विटी से पैसा, इक्विटी से पैसा। फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, साइज ऑफ फर्म, छोटी फर्म है बड़ी फर्म है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। टाइमिंग या मार्केटेबिलिटी, मार्केट में क्या डिमांड एंड सप्लाई है। फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, आप इतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं डालती लेकिन इसलिए लिख दिया बस वैसे नॉर्मली। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो अंडरराइटर को कमीशन देती है, जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह के खर्चे होते हैं उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। एक वर्ड यूज होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या वर्ड यूज होता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसका मतलब होता है ये जो बियर की जाते हैं ये किए जाते हैं ट्रेडर के द्वारा, इन्वेस्टर के द्वारा, कि जब वो अपनी सिक्योरिटी को, शेयर को कैश में कन्वर्ट करवाएगा या कैश को शेयर में, डिवेंचर में कन्वर्ट करवाता है तो उस टाइम जो उसको ब्रोकरेज को देना पड़ता है ना, जो दलाल को देने पड़ते हैं, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाती है। फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय इन्वेस्टर। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था तो सोचा याद करवा दूं। फिर आता पर्पज ऑफ फाइनेंस, किस लिए आप पैसा लेने वाले हो, और लीगल रिक्वायरमेंट, टैक्स वगैरह की छूट लेना चाहते हो भाई तो आप क्या करो? डेब्ट का यूज करो, वरना इक्विटी तो अपने पास है ही एंड में। तो ऐसे तो आप बोले सर कन्फ्यूजन सी होगी, बताओ कि ऑप्टिमम बताओ कि हमें क्या करना है, डेब्ट भी लेने हैं इक्विटी भी लेने हैं, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है क्या बीच में? कोई तो थ्योरी होगी जिसके बेस पर मैं डिसाइड कर सकूं कि किस सिचुएशन में किससे पैसा लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल है। कैपिटल स्ट्रक्चर की दो थ्योरी आती है, एक होती है रेलिवेंट थ्योरी, एक होती है आपकी इररेलिवेंट थ्योरी। रेलिवेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कब? इसने बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि डेब्ट या इक्विटी कम ज्यादा करें, इसका फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। जो लोग ये मानते थे कि इफेक्ट पड़ता है उन्होंने रेलिवेंट थ्योरी दी है। वो देने वाले कौन कौन से हैं? आपके डेविड वोल्ट, ये तो आगे आ जाएगा नाम, तो एक तो उसके अंदर आता है एनआई अप्रोच, एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन? इन दोनों अप्रोचों में ये माना गया है कि अगर हम डेब्ट का यूज करते हैं ना तो फर्म की वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना, ये बात मानी गई है। इररेलिवेंट में क्या बोला गया है? ये एनओआई और एमएम अप्रोच, ये दोनों ये मानते, क्या मानते हैं भाई, डेब्ट का यूज कर चाहे ना कर, फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डेब्ट का। किसका? डेब्ट का, ठीक है ना। ये हम पढ़ने वाले हैं। आइए तो सबसे पहले तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ये चारों नहीं, इन सब का ही बेस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको कांस्टेंट रखनी है, क्या मानना है क्या नहीं मानना। तो सबसे पहले अजम्पशन है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर और रिलेशन इसका सेटअप करते हैं ना, फर्म की वैल्यू बोल लो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो, यानी कि सीधी बात है सर, फर्म की वैल्यू बढ़ानी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करनी है, या फिर ये बोलो कम करेंगे कॉस्ट को तो भी तो वैल्यू बढ़ेगी, या वैल्यू बढ़ी है तो सर कॉस्ट तो कम किया होगा। इंटर रिलेटिव यूज कर सकते हैं, तो इनकी दोनों की जगह एक भी यूज कर लो, दोनों यूज कर लो, बात एक ही है। अब बात करते हैं भाई, जब ये थ्योरी यूज करेंगे तो क्या अपने दिमाग में रखना है। पहली बात जो है ना, फर्म दो ही जगह से पैसा लेके आएगी, इक्विटी और डेब्ट से, प्रेफरेंस से पैसा नहीं लेके आएगी, ये ध्यान रख लेना। दूसरा, ना रिटेन अर्निंग का यूज करेगी। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, टोटल एसेट जो है ना फर्म की वो गिवन होती है, पहले बता दिया जाएगा भाई फर्म इतना पैसा लेके रहेगी, इतना पैसा लेके आएगी, ना उससे 1 रुपया ज्यादा ना उससे 1 रुपया कम। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या होता है, फर्म की टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। डिग्री ऑफ लिवरेज का मतलब होता है भाई डेब्ट का यूज कितना किया जा रहा है, यानी कि डेब्ट के पोर्शन में चेंज करते हैं। कहने का मतलब है कि पहले डेब्ट यूज करे थे 50%, अब यूज करने लगे 40% या फिर 60%। तो जैसे ही डेब्ट में चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना। द डिग्री ऑफ लिवरेज कैन बी चेंज बाय सेलिंग डेब्ट टू रीपरचेज शेयर, भाई डेब्ट बेच के शेयर खरीद लो या फिर शेयर बेच के डेब्ट खरीद लो। ऐसा करने से फर्म का जो टोटल फाइनेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, आइए एक एग्जांपल से करवाता हूं। मान लिया डेब्ट प्लस इक्विटी दोनों को मिलाकर 100% बनता है। पहले डेब्ट 50, इक्विटी 50, तब भी 100। अब मान लीजिए डेब्ट 30 कर दिया तो इक्विटी 70 करना पड़ेगा तो 100, फिर डेब्ट 70 कर दिया, इक्विटी 30 कर दिया, तब भी 100। कहने का मतलब है कि फर्म की
जो टोटल फाइनेंसिंग है ना 100, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, रेशियो चेंज हो सकती है किसकी, डेब्ट इक्विटी की, वही इसने बात की गई है। और इस जो डेब्ट में चेंज हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ लिवरेज। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ लिवरेज। आगे फोर्थ पॉइंट है कि भाई एक फर्म 100% डिविडेंड दे सकती है, जितना भी प्रॉफिट कमा के लाई ना, ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा उनका, उनको देने के बाद अपने पास रिटेन करके नहीं रखेगी। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है अजम्पशन, और अजम्पशन में से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको करवा रहा हूं मैं ये। और जो प्रॉफिट है ना, वो पहले से फिक्स है कि इतना प्रॉफिट होता है और यही है। ठीक है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क ये क्या होते हैं, वैसे नॉर्मली थोड़ा सा बता देता हूं, फिर वरना आगे आएगा तो वहां करा दूंगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी आ जाता है। क्या आ जाता है, ईबीआईटी। अब ईबीआईटी जो आ गया ना, अब ईबीआईटी में नीचे थोड़ी स्पेस कम है तो यहां लिख लेगा आगे की प्रोसेस। ईबीआईटी में तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर घटा दो, क्या आ जाएगा, ईबीटी। अब आई हट गया तो टी आ जाएगा। लेस कर दो टैक्स, ईएटी, ये बिफोर टैक्स था, ये आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है, लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, ये बच जाएगा अर्निंग। किसके लिए अर्निंग सर, इक्विटी के लिए, अर्निंग फॉर इक्विटी ओनली। परसेंट डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आ जाएगा ईपीएस। क्या आ जाएगा, ईपीएस। देखो पूरी की पूरी प्रोसेस है ईपीएस से लेके, सेल से लेकर ईपीएस तक। तो इसमें कहना क्या चाहता है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बात ये है कि इसको तो बोलते हैं बिजनेस रिस्क। क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क, सेल से लेके ईबीआईटी तक। और ईबीआईटी से लेकर और यहां तक आपका चलता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल मतलब पैसा कहां से आया सर, डिवेंचर से आया है या प्रेफरेंस से आया है, कहां से आपने पैसा लिया है। ठीक है, आइए क्या बोला गया इसमें पढ़िए। बिजनेस रिस्क इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, बिजनेस रिस्क को कांस्टेंट मानना है और इसका कैपिटल स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में सर डेब्ट और इक्विटी आते हैं। अब बताओ डेब्ट इक्विटी है ना, ये फाइनेंशियल के थे, यहाँ पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और प्रेफरेंस का डिविडेंड, या फिर इक्विटी को जो लास्ट में मिला था ईपीएस, वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क के बारे में। समझ में आई नहीं आई बात है। तो यानी कि बिजनेस रिस्क तो कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें, ये मानेंगे। जो आप क्या बोल सकते हो, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो फाइनेंशियल रिस्क है ना, उसी के अंदर हम चेंज कर रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टर है वो सेम सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इन्वेस्टर चाहे किसी फर्म में पैसा लगा ले, हर जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक सा होने वाला है। ठीक है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल टैक्स नहीं माना गया, हालांकि बाद में जो इसकी अजम्पशन दी गई है ना, उनमें टैक्स को कंसीडर किया गया था। और फर्म की लाइफ जो है परपेचुअल लाइफ है, फर्म जो है इन्फिनिटी काल तक चलती रहेगी, ये मान के चलना है। और जो है कैपिटल जो स्ट्रक्चर का साइज है वो रिमेन रहना, 100 का 100 रहना जी, कोई चेंज नहीं होना, चाहे चेंज इन लिवरेज कर लो या ना कर लो। ठीक है, ये 10 अजम्पशन है, 10 की 10 आपको याद करके जानी है, बस कैसे याद कर लेना चाहिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है हर बार। फिर जो इसमें हम फॉर्मूले लगाएंगे ना, उसमें कुछ वर्ड यूज करेंगे, जैसे एस यूज करूंगा तो एस का मतलब होता है भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, डी का मतलब होता है डिवेंचर या डेब्ट की मार्केट वैल्यू, और वी का मतलब होता है भाई डेब्ट, इक्विटी और डेब्ट दोनों को मिला दे तो वैल्यू, वी का मतलब होता है फर्म की मार्केट वैल्यू। भाई वैल्यू बनानी है तो डेब्ट और इक्विटी का यूज करेंगे। डेब्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, डी बोल रहा हूँ, इक्विटी को मैं क्या बोल रहा हूँ, एस बोल रहा हूँ, तो डी ये बन जाएगा, एस डी हो जाएगा। ये एब्रीविएशन है, आगे यूज हो गए, यहां सोचा कि लिख दे। एनओआई का मतलब क्या होता है भाई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स, और एनआई का मतलब होता है इंटरेस्ट घटा दे तो क्या बनेगा, नेट इनकम, या किसके तो शेयर होल्डर के लिए बच जाएगी। हो जाए नहीं हो जाएगा। आइए, 4 थ्योरी है, चारों में से हर बार क्वेश्चन में आता है कि पेपर में आपका ये क्वेश्चन आता है, तो पढ़ते हैं 1 बाय 1, ज्यादा मुश्किल नहीं है, टू द पॉइंट करवाऊंगा और जो पॉइंट कराऊं वही याद कर लेना बस। सबसे पहले एनआई अप्रोच, क्या होती है एनआई। जरूरी नहीं कि पेपर में नेट इनकम अप्रोच लिखा मिला है, इतनी फेमस है कि एनआई लिख देगा तो भी काम चल जाएगा अपना। ठीक है, एनआई जो अप्रोच थी वो डेविड डुरांड ने दी थी। किसने दी थी, डेविड डुरांड, नाम याद रखना है इसका। अच्छा, पहली बात आपको याद होना चाहिए, एनआई प्लस में ट्रेडिशनल, दोनों की दोनों क्या मानते हैं कि रेलिवेंट, कहने का मतलब है रेलिवेंट अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की। इसका मतलब है कि डेब्ट का यूज करेंगे तो फर्म की वैल्यू कम ज्यादा होगी, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आइए क्या करते हैं भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक फर्म इंक्रीज करती है, अगर फर्म की वैल्यू बढ़ानी है ना और कॉस्ट को कम करना है तो डेब्ट का यूज कर लो भाई अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। ये कहना चाह रहा है, क्या यूज कहना चाह रहे हैं कि डेब्ट का यूज करो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्यों, क्योंकि डिवेंचर से पैसा लेते हैं तो ब्याज कम देना पड़ता है, और इक्विटी से पैसा लेते हैं तो डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए डेब्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, इक्विटी की कॉस्ट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए। इसकी अजम्पशन क्या है, हर थ्योरी की अजम्पशन दी गई है, वो भी आपको याद रखनी है। अजम्पशन में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है।
पहला क्या जम्पशन है कि भाई कॉस्ट ऑफ डेब्ट, के को मैं कॉस्ट बोल देता हूँ, डेब्ट ये हमेशा ही कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ये तो हर थ्योरी में होती, चारों के चारों में रट्टा मार लेना चाहिए इसका तो, ठीक है। दूसरा रिस्क परसेप्शन इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर का रिस्क परसेप्शन इस इफेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब इन्वेस्टर को ये नहीं लगता कि डेब्ट का यूज करेंगे तो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। यानी कि उसका रिस्क में कोई चेंज नहीं कर रहे डेब्ट, यानी कि डेब्ट यूज करने से रिस्क नहीं बढ़ता, आप ये मान लो, सीधी बात यही है, ठीक है। एक बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने बोल दिया 15, जैसे ये है ना, यहाँ पर यहीं पर करवा के दिखा देता हूँ। वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी, कैसे सर 15, डेब्ट को 12 मानूंगा तभी तो कम ज्यादा दिखाओगे। हाँ जी, एक बार फिक्स करने के बाद दोनों की रेट में चेंज नहीं होगा। एक बार तो फिक्स कर लोगे कुछ भी, फिर उसके बाद दोनों की रेंज में रेट में कोई चेंज नहीं। फिक्स करते टाइम ये ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम लिखना रेट, है ना। ऐसा नहीं कि इसको 20 कर दो इसको 15 और फिर बोल रहे हो सर कम होती है। फिक्स आप करोगे, एक बार फिक्स करने के बाद कोई चेंज नहीं होता, ये याद रखना। केडी देखो दोबारा से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट डोंट चेंज विद लिवरेज। डेब्ट का यूज करने से इनमें कोई चेंज नहीं होगा, इनकी जो परसेंटेज रेट है ना वो फिक्स रहती है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, और केओए चेंजेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनआई अप्रोच में ओवरऑल कॉस्ट में चेंज होता है। और मैंने एक टेबल बना दी है, ये कर जाना, बस रामबाण है ये तो, ये याद कर लेना पेपर के लिए। पूरी की पूरी एनआई अप्रोच इसी लाइन में डाल दी है। क्या? फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ाना। फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ाने का मतलब क्या हो गया सर? डेब्ट को बढ़ाना। अब जब पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि डेब्ट बढ़ा तो क्या करना है, क्या जम्पशन थी सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहती है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी कांस्टेंट रहता है। कैसे? रेट है, किसकी बारे में बात कर रहा हूं मैं? रेट की बात अभी किया ना फिक्स, ठीक है सर। दूसरा क्या है? ओवरऑल कॉस्ट कम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरऑल कॉस्ट, पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है कि ओवरऑल कॉस्ट किसमें चेंजेबल होती है, तो आप बोलोगे एनआई अप्रोच में। अब कॉस्ट डिक्रीज होगी, कॉस्ट क्या होगी? ओवरऑल कॉस्ट अगर कम होगी, कॉस्ट का कम होने का मतलब होता है फर्म की वैल्यू बढ़ना, और फर्म की वैल्यू बढ़ना होता है मार्केट प्राइस बढ़ना शेयर का, या आप लिख दो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ना। सारा काम एक ही है। क्या याद रखना है सर? एनआई अप्रोच में ओवरऑल कॉस्ट कम होती है, चेंजेबल होती है। चेंजेबल लिख दे तो भी बढ़िया बात है, डिक्रीज लिख दे तो भी बढ़िया बात है। हाँ या ना बोलो? हाँ जी सर, कर लोगे? हाँ जी। एक डायग्राम दिया गया है नीचे, उसको देख लेना, शांति मिल जाएगी। कुछ कुछ फॉर्मूले भी दिए गए हैं, देखो पहले फॉर्मूले करवा देता हूं क्या कुछ है। एस का मतलब इक्विटी होता है। इक्विटी कैसे निकालेंगे सर? जितना प्रॉफिट कमाया है ना एनआई से, मतलब नेट इंटरेस्ट देने के बाद, इंटरेस्ट के बाद इक्विटी के लिए बचेगा। पहली बात तो ये क्लियर है, हाँ या ना? हाँ जी। तो जो प्रॉफिट बच गया उसको डिवाइड कर दो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर से हो जाएगा। इसी तरह डेब्ट क्यों क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट मिलता है, उसको केडी से डिवाइड कर दो। फर्म की वैल्यू एस प्लस में बी, यहाँ पर डेब्ट को बी लिख दिया मैंने, वहां पर डी लिख दिया था, कोई बड़ी इश्यू नहीं है, ठीक है। प्रोपोर्शन, इक्विटी का प्रोपोर्शन निकालना, देखो दोनों का प्रोपोर्शन ये होता है, यानी कि सर आप वी भी लिख सकते हो बिल्कुल। अगर इक्विटी का निकालना तो एस लगा दोगे, और डेब्ट का निकालना तो एक्स हटा के बी लगा दो, या डी लगा दो, या डेब्ट लगा दो, भाई आपकी मर्जी है। पेपर में पूछा जाएगा ये कि फर्म की मार्केट वैल्यू फर्म का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, फिर ईबीआईटी आ जाएगी, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। नीचे है कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये याद कर लेना बस, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर? कॉस्ट डेब्ट की प्लस में इक्विटी की। सर डेब्ट को क्या बोलेंगे? केडी, इक्विटी को क्या बोलेंगे? केई, हाँ या ना? सर केडी कैसे निकालते हैं? ले भाई, केडी ऐसे निकालेंगे, केई ऐसे निकालेंगे, बस सिंपल तरीका हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था अभी देखिए, फॉर्मूले भी दिखाया गया, इसको चार्ट से समझोगे तो और ज्यादा आसान लगेगा आपको कि हलवा हो गया सर ये तो। देखो ये क्या है, ये जो है ना, ये डब्ल्यू वाला, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको ना कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं वो? तो इसने बोला भाई केडी तो फिक्स लगाएगी, कहने का मतलब चाहे इतना यूज कर लो 10%, चाहे इतना तो भी 10%, जितना डेब्ट यूज करेंगे। लिवरेज का मतलब होता है डेब्ट के पोर्शन को बढ़ाना, पहले 5%, 10%, 20% ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हो आप। तो इसने बोला भाई जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी वाले बोलते हैं भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ाने दे कोई बात नहीं, हम कोई अपने जो प्राइस लेते थे ना 15, हम 15 ही लेंगे, ये 12 ही लेंगे। लेकिन पहले क्या है, मान ले कि पूरे जो 100 का था ना, मैंने बोला 50-50 थे मान ले, सपोज करो। अब ये जो डेब्ट है ना, डेब्ट ये बोले कि हमारा 70 हो गया, 80 हो गया, इसने बोला कितना ही बढ़ा ले बावड़ा, सारा तेरा ही है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे डेब्ट का पोर्शन बढ़ाते जा रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट कम होती जा रही है। बस पेपर में यही याद रखना है कि ओवरऑल कॉस्ट कम किस में होती है? एनआई अप्रोच में होती है। और कॉस्ट कम होने का मतलब होता है भाई फर्म की वैल्यू का बढ़ जाना। क्या होता है? फर्म की वैल्यू का बढ़ जाना। हो जाएगा क्या? ये याद रखना आप लोगों को, क्या याद रखना है? ये याद रखना है, ठीक है।
तो ये कुछ इसमें लिखा गया है वो पढ़ लेना, लेकिन जितना करा दिया पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है आपके लोगों के लिए। फिर आता है NOI अप्रोच। NOI अप्रोच ये भी डेविड डुरांड, इसी मानस ने दी है भाई, ये भी डेविड डुरांड ने दी है। अब की बार इसने क्या बोला NOI अप्रोच में, अब की बार बोला कि है ना ये इररिलेवेंट होता है। इसका दिमाग घूम गया और ये बोला भाई पहले मेरे से गलती होगी कि मैंने बोल दिया कि रेलिवेंट होता है, ये बोला ना 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 इररिलेवेंट होता है। क्या होता है? इररिलेवेंट, यानी कि डेब्ट का यूज करो चाहे ना करो फर्म की वैल्यू नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ओवरऑल कॉस्ट में कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये कांस्टेंट रहेगी तभी तो फर्म की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और फर्म की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी तभी तो वर्ड यूज करेंगे इररिलेवेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? इररिलेवेंट। आइए इसको पढ़ते हैं। पहली बात है कि फर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए फर्म की वैल्यू वही फॉर्मूला एस डी लिख दो, बी लिख दो, या फिर NOI डिवाइड बाई KO। क्या लिख देंगे? NOI डिवाइड बाई KO। KO का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये डिपेंड करती है बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म, नॉट अफेक्टिंग बाय फाइनेंशियल मिक्स। फाइनेंशियल मिक्स से कोई इफेक्ट नहीं करती। ये KO की अजम्पशन है, याद रख लेना आपका। आइए बात करते हैं इसकी कुछ अजम्पशन के बारे में। इसकी अजम्पशन क्या क्या है? सबसे पहले कि फर्म की मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइज द फर्म वैल्यू होल के रूप में। ठीक है, इसको है ना क्या किया जाता है? द स्प्लिट बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी आर नॉट इंपॉर्टेंट। कोई इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, फर्म जो पैसा लेके आते हो ना, चाहे डेब्ट से लो और चाहे इक्विटी से लो, इसका मतलब ये पहली लाइन का मतलब ये है कि डेब्ट और इक्विटी से लिया गया पैसे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे किसी से ले ले। फर्म की वैल्यू तो बढ़नी है तो नॉर्मल बढ़ती है। बिजनेस रिस्क को कॉन्स्टेंट माना गया है, और डेब्ट और इक्विटी के मिक्सचर को कोई तरह का कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। KD कॉन्स्टेंट है बस। NI अप्रोच में KO जो है वो कम होती है, ठीक है, और NOI अप्रोच में KO जो है वो कांस्टेंट है। क्या वो कांस्टेंट? आपको याद हो तो उस पैराग्राफ में मैंने एक चीज और लिखी थी। क्या लिखी थी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट दोनों क्या रहती है? कांस्टेंट। ये ब्रैकेट में लिखा गया था वहां से एक चार्ट में, अगर आपको याद हो तो। NOI अप्रोच में क्या है? जो ओवरऑल कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन KE क्या है? KE इंक्रीज हो जाती है और KD तो कांस्टेंट रहती है। तो सर इसका मतलब दो कांस्टेंट होगी अब की बार। एक काम करें क्या, कॉस्ट को जो आपके बोलो ना, जो इसी की तरह बना दे इसको थोड़ा सा। लो जी अभी बना देते हैं। देखिए क्या करेंगे इसमें सर एक काम करो आप, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो चेंज हो रही है ना उसको तो बाहर निकाल दो, उसको बढ़ा दो, और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट वही कांस्टेंट भाई। क्या रह जाएगी? कांस्टेंट। बस यही इसमें बोला गया है और इससे बाहर नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं, इस चार्ट को जितना हो सके याद कर लो अपना, हो जाएगा। बस क्यों होता है भाई ऐसा, ये समझने वाला पॉइंट है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है डियर कि देखिए जो और कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखा है, क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखा है। इसने बोला भाई जैसे जैसे डेब्ट का पोर्शन बढ़ाओगे, जैसे जैसे डेब्ट का पोर्शन बढ़ाओगे, इक्विटी वाले एक टाइम के बाद बोलेंगे भाई हमारा रिस्क बढ़ गया। कैसे रिस्क बढ़ गया? देखो 100 था, 50 डेब्ट का, 50 इक्विटी का, फिर मैंने डेब्ट का कर दिया 70, इसका कर दिया इक्विटी का, फिर मैंने डेब्ट का कर दिया 90 और इक्विटी का कर दिया 10। अब 90 डेब्ट का मतलब हो गया भाई बाहर वालों का कब्जा हो गया। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। बाहर वालों का कब्जा हो गया तो ओनर को घबराहट होगी कहीं हमारी कंपनी को सेल आउट ना करवा दे कोर्ट के थ्रू, हमें कुछ ना मिले। तो इनका रिस्क बढ़ गया भाई। किसका रिस्क बढ़ गया? इक्विटी का रिस्क बढ़ गया। किसका रिस्क बढ़ गया? इक्विटी का रिस्क बढ़ गया ज्यादा डेब्ट का यूज करने से। अब रिस्क बढ़ गया तो ये क्या बोलेगा भाई 15 नहीं, अब की बार मैं तो 20 लूंगा। क्या लूंगा? 20% डिविडेंड लूंगा आपसे। तो ये क्या करेंगे, जैसे जैसे कहने का मतलब जितना डेब्ट को यूज करने से बेनिफिट हो रहा था ना, उतना ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपना रेट बढ़ा के क्या कर देगा? सेट ऑफ कर देता उसको, एग्जैक्टली सेट ऑफ। तो सर फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। ओवरऑल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो WACC है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको ओवरऑल कॉस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये थी इसके अंदर पूरा याद करने वाली दूसरी आपकी अप्रोच। आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी सी। ये डिफरेंस दे रखा, अगर करना चाहो तो यहां से किया जा सकता है। क्या कुछ दे रखा है सर? NI अप्रोच, रोल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सर ये रेलिवेंट होता है, ये इरेलीवेंट होता है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। डिग्री ऑफ लीवरेज या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें चेंज होता है, रेलिवेंट, इसमें नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होता। इरिलेवेंट होता है तो चेंज नहीं होता। अजम्पशन क्या है सर? कोई टैक्स नहीं मानना, डेब्ट कम मानना है, मान ले कि 12, इक्विटी मानना है 15, और डेब्ट डज नॉट चेंज इन द परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर। कहने का मतलब होता है जो परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर का मतलब यहां पर वर्ड यूज करता हूं मैं, शेयर होल्डर।
ये पता है क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर ये कहना चाह रहा है भाई डेब्ट का ज़्यादा यूज करने से शेयर होल्डर ये नहीं बोलते कि हमारी भी जो रिस्क बढ़ रहा है हमें पैसे हमारे ज़्यादा बढ़ा दो, ये नहीं बोल रहे। जबकि एनओआई में बोलते हैं शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो जाती है डेब्ट का पोर्शन करने से, इसलिए क्या रहता है फर्म की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है पहले जितनी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच दी किसने थी, पहले तो बात यही आ जाती है, ये दी थी इजरा सोलोमन ने। किसने दी थी, इजरा सोलोमन ने। इसके अलग अलग नाम है, इसको इंटरमीडिएट अप्रोच या मिडवे अप्रोच भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट अप्रोच या फिर मिडवे अप्रोच भी बोलते हैं। ये दोनों की एनओआई और एनआई दोनों की बातों को मानता भाई। इसकी अजम्पशन क्या है, अजम्पशन इसकी है कि रेट ऑफ जो डेब्ट है ना वो रिमेन कांस्टेंट रहती है एक पीरियड तक, एक टाइम तक कांस्टेंट रहेगी। यानी कि ये तो ये भी बोलने लग गया कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी एक लिमिट के बाद ये बोलेंगे हमारा रेट भी बढ़ा दो। इक्विटी तो बोलते ही बोलते हैं, ये भी बोलने लग जाएंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर है ना एक लिमिट तक तो ये भी कांस्टेंट रहते हैं, फिर इसके बाद ये भी बोलने लग जाती है हमारा बढ़ा दो। अब दोनों का ही बढ़ा देंगे तो फिर फर्म को प्रॉफिट कहां पर होगा। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट है ना एक बार तो गिरती है एक लिमिट तक, तो उसके बाद दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि दोनों की डिमांड जो ज्यादा करने लग जाते हैं। ठीक है, तीन तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है भाई। देखो क्या कुछ किया गया। पहला, सबसे पहले दे रखा है डायग्राम। इसने बोला पहली स्टेज में है ना ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट का, और ये हो गया कॉस्ट ऑफ आपका इक्विटी के रिगार्डिंग। ठीक है, या फिर आप इसको मान सकते हो क्या, इसको मैं बोलता हूं इक्विटी नहीं, यहां पर आप लोग ओवरऑल कॉस्ट, और ये हो गया इक्विटी के रिगार्डिंग, ये दे रखा है, ये आप भी लिख लेना। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट। इसने क्या बोला भाई पहली स्टेज के अंदर, तो किसके अंदर, पहली स्टेज के अंदर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी नॉर्मल कांस्टेंट रहता है और डेब्ट भी कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण क्या है जैसे जैसे डेब्ट का यूज बढ़ाएंगे, यहां बढ़ाना है डिग्री ऑफ लिवरेज में, जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाएंगे ओवरऑल कॉस्ट कम होती है, बेनिफिट मिलता जाता है। सेकंड स्टेज होती है कि डेब्ट वाले भी कुछ नहीं बोलते और इक्विटी वाले थोड़े थोड़े बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि फर्म उसको हैंडल ना कर सके। कहने का मतलब सेकंड स्टेज में इक्विटी जितना ज्यादा हाई डिमांड करती है ओवरऑल कॉस्ट उससे उसका बेनिफिट ज्यादा होता है, इक्विटी को देना कम पड़ता है, बेनिफिट ज्यादा होता है। लेकिन थर्ड कंडीशन ऐसी होती है कि डेब्ट वाले भी ज्यादा पोर्शन ज्यादा रेट की डिमांड करते हैं, इक्विटी वाले भी, जिससे प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। तो सर एक बार पेपर में पूछा गया सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है, तो जो सेकंड स्टेज है ना ये सबसे बेस्ट स्टेज होती है। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो कॉस्ट बढ़ती है, इससे पहले नहीं बढ़ती, बस ये ध्यान रख लेना। हो जाएगा, यही इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग यहां से कर सकते हो। और आज की अपनी लास्ट जो थ्योरी आती है वो आती है MM अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर। विदाउट टैक्स और विद टैक्स दोनों करवाने वाला हूं। इसने क्या बोला भाई विदाउट टैक्स और विद टैक्स के अंदर, इसने बोला विदाउट टैक्स में तो ये NOI के बराबर है। किसके बराबर है, NOI। NOI क्या थी, NOI थी इररिलेवेंट। क्या थी, इररिलेवेंट। हाँ या ना बोलो, हाँ जी बिल्कुल। ये क्या मानती है भाई डेब्ट का यूज करो चाहे ना करो फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कौन मानता है, ये NOI। तो ये जो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच है ना विदाउट जो टैक्स है ना, ये बिल्कुल हूबहू NOI अप्रोच की तरह काम करती है। इसकी NOI के अब दो बेसिक प्रपोजिशन इसने दे दी है, पेपर में प्रपोजिशन भी पूछी गई है। तो दो बेसिक प्रपोजिशन, दो तरह के रूल दिए गए। पहला क्या कि सर ओवरऑल कॉस्ट और फर्म की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है कैपिटल स्ट्रक्चर से, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो हम बात कर रहे हैं NOI में। ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू जो फर्म की है ये कैपिटलाइज विद एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, बाय द रेट और एप्रोप्रिएट रेट ऑफ द रिस्क क्लास। कहने का मतलब इक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप ये बोल सकते हैं। कहने का मतलब डेब्ट का यूज, डेब्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता, आप ये बोल सकते हो पहली में तो। और दूसरी के अंदर क्या बोला गया है कि जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाता है किसका, ज्यादा डेब्ट यूज करने से। कहने का मतलब है कि डेब्ट का ज्यादा यूज करने से डेब्ट वाले ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं और साथ के साथ इक्विटी वाले तो करने ही करने। ठीक है, यानी कि आप यहां पर रखना चाहो तो यहां पर रख सकते हो इक्विटी वाले भी ज्यादा डिमांड करते हैं, ये हो जाएगा। अब यहां पर आती है इसकी अजम्पशन क्या क्या है। सबसे पहले इसके अजम्पशन में से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट मानता है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हो परफेक्ट कंपटीशन, सारी अजम्पशन वही आ जाएगी कि इन्वेस्टर कहीं भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, अपनी सिक्योरिटी को कहीं बेच सकता है। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, हालांकि ये हाइपोथेटिकल होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो होती है। ठीक है, फर्म जो होती है वो होमोजीनियस रिस्क क्लास होती है, यानी कि सबकी डिग्री जो फाइनेंशियल रिस्क होता है हर फर्म का सेम होता है, ये माना गया है। EBIT भी सारी फर्मों की सेम होती है। ठीक है, 100% डिविडेंड आप दे सकते हो, रिटेन कुछ भी करके नहीं रखना।
टैक्स नहीं लगाना, लेकिन बाद में इस अजम्पशन को हटा दिया गया था। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें पहले टैक्स नहीं लेते थे फिर बाद में टैक्स को इंक्लूड किया गया। तो अभी मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो MM अप्रोच विदाउट टैक्स करवा रहा हूँ। थोड़ी देर में हम करेंगे MM अप्रोच विद टैक्स। लेकिन इसकी जो दो प्रपोजिशन थी, दो जो स्टेटमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें क्या गया कि फर्म इन दी सेम रिस्क ऑफ क्लास, यानी कि हर फर्म के पास रिस्क क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप डेब्ट का यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और ये किसकी तरह ट्रीट करती है, ये NOI की तरह ट्रीट करती है। किसकी तरह ट्रीट करती है, NOI अप्रोच की तरह ट्रीट करती है। फर्म की वैल्यू वही, सेम डिटो वही हो जाए, कोई भी चेंज नहीं करना। आपको याद क्या करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सर जैसे जैसे डेब्ट का यूज करते हैं, डिग्री ऑफ लिवरेज का मतलब डेब्ट हो गया, ये लाइन डेब्ट के लिए हो गया, आप ये मान लो चाहिए। जैसे जैसे डेब्ट का यूज करते हैं, डेब्ट का यूज समझ रहे हो ना बात, 100 में से वो 50 + 50 करा था, यहाँ पर मान लिया पहले 10 था डेब्ट, फिर 20 हो गया, ऐसे करते करते डेब्ट बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे डेब्ट का यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले भी एक क्योंकि डेब्ट का यूज सस्ता है, फर्म को बेनिफिट होगा, लेकिन इक्विटी वाले भी डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं, जिससे क्या है, फर्म की वैल्यू जैसी थी वैसी की वैसी ही रहती है। यानी कि फर्म की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फर्म की वैल्यू कांस्टेंट रहने का मतलब ओवरऑल कॉस्ट भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये आपको ध्यान रखना, क्या याद रखना है, ध्यान रखना है, हो जाएगा। तो ये आपको करना है। फिर आता है एक आर्बिट्रेजी प्रोसेस। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया कि आर्बिट्रेज जो प्रोसेस है वो कौन सी थ्योरी के अंदर बात की गई है, तो आप बोलोगे MM के अंदर बात की गई है। किसके अंदर बात की गई है, MM, और वो भी विदाउट टैक्स। इसमें क्या होता है भाई, एक जो इन्वेस्टर होता है वो दो जगह से, यानी कि सेम टाइम पे, देखो कोई गुड्स में चेंज नहीं है, सेम नेचर की गुड्स है, एक मार्केट जहां पर इलास्टिसिटी कम होती है, इलास्टिसिटी कम होती है कहने का मतलब, और एक मार्केट जहां पर सॉरी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और एक मार्केट जहां पर इलास्टिसिटी कम होती है। जहां पर कम होगी वहां पर महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रख लेना। और जहां पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, वहां पर सस्ते प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इसके अंदर क्या करता है, इन्वेस्टर सस्ते खरीद के महंगे बेच देता है, और ये कब तक चलता रहता है, जब तक दोनों के अंदर इक्वल ना हो जाए। क्यों, क्योंकि जैसे सस्ते खरीद के यहाँ बेचेगा तो यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डिमांड, पैसा कम हो जाएगा, वापिस ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेट सस्ते हो जाएंगे। और यहाँ से बार बार खरीद रहते हैं, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहाँ महंगी हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस चलती रहती है ऐसे, इसलिए बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। लेकिन ये है ना, बिल्कुल ही आप बोल सकते हो ना, बिल्कुल ही छोटा टाइम होता है, कि इतना टाइम नहीं होता कि आप यहाँ से कमा के यहाँ दे आओ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्टॉक मार्केट का, ऐसा नहीं कि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ पैसे का फर्क होता है, और वो भी चंद सेकंड के लिए होता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता इन्वेस्टर के लिए कि इसका बेनिफिट उठा सके। फिर भी एक वर्ड है तो हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो लिक्विड लिवरेज फर्म होती है, कौन सी होती है इसमें आर्बिट्रेज में, लिवरेज फर्म कहाँ कन्वर्ट होती हैं, अनलिवरेज फर्म की तरफ जाती हैं। लिवरेज फर्म का मतलब होता है इसने डेब्ट का यूज किया गया इक्विटी के साथ, और अनलिवरेज का मतलब होता है डेब्ट का यूज नहीं किया हुआ इक्विटी के साथ। अगर लिवरेज टू अनलिवरेज जाते हैं तो इसको आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं, और अनलिवरेज टू लिवरेज जाते हैं तब इसको रिवर्स आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं। बस इतना ही याद आपको करना है। ये पहली प्रपोजिशन थी। इसमें हमने क्या पढ़ा सर, कॉस्ट, जैसे जैसे डेब्ट का यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अपना जो रेट है वो बढ़ाती चली जाती है। तो डेब्ट से जो बेनिफिट मिल रहा था कॉस्ट को, वही बेनिफिट हमें इक्विटी को देना पड़ जाता है, जिससे फर्म की वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट भी सेम रहती है। आइए सेकंड स्टेप पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या बोला गया है, देखिए इसके अंदर एक फर्म जो है गिवन रिस्क ऑफ क्लास इसके अंदर भी होता है। तो इसके अंदर क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट प्लस में प्रीमियम। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, प्रपोजिशन 2 के अंदर पढ़ते हैं। यहां पर इक्विटी की कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है, और इक्विटी की कॉस्ट को जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ओवरऑल कॉस्ट प्लस में के ओवरऑल कॉस्ट प्लस में आपका केडी, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट बोले मार्केट। तो जो ओवरऑल कॉस्ट और केडी का डिफरेंस होता है इसको प्रीमियम बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम यानी कि रिस्क प्रीमियम बोल लो आप इसको, क्या बोल सकते हो, रिस्क प्रीमियम भी वर्ड यूज के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ओ का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट, के ओ का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक ही बात है। के डी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और डी का मतलब होता है यहाँ पर डेब्ट, और ई का मतलब होता है, एस का मतलब होता है इक्विटी। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला दिया गया। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। हाँ या ना कर लोगे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट पढ़ लेना इसकी, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के बेस पर ये फॉर्मूला बनाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है।
तो यही इसमें बात की गई है। इसके बाद आता है, वही इसमें भी ऑफसेट हो जाता है क्योंकि इक्विटी का जो पोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसने बोला, देखो पहले वाली अप्रोच में तो ये बोला था क्या कि प्रपोजिशन 1 में तो ये बोला भाई जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाएंगे ना, इक्विटी भी अपना रिस्क बढ़ा देगा, जिससे कांस्टेंट ओवरऑल कॉस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे फर्म की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये तो पहली प्रपोजिशन में बोला। दूसरी प्रपोजिशन में क्या बोला, भाई डेब्ट का जैसे जैसे यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अपना पोर्शन बढ़ा देंगे, लेकिन कम मात्रा में बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी एक लिमिट के बाद अपना पोर्शन बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका रिस्क भी बढ़ जाता है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट क्या रहती है, वही रहती है, फर्म की वैल्यू कांस्टेंट। यानी कि दूसरी प्रपोजिशन में डेब्ट वाले भी अपना रिस्क थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। याद रह जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। कमियां क्या है इसकी, इसकी लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो हर फर्म की अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। कहने का मतलब यहां पर इसकी एक अजम्पशन आप मान के चल सकते हो कि चाहे तो इंडिविजुअल और चाहे फर्म कोई भी लोन लेने चला जाए, ये इसकी अजम्पशन ये है कि इनको एक सा रेट पर लोन मिलेगा, जबकि सच्चाई क्या है, इंडिविजुअल को लोन बैंक से महंगा मिलता है, फर्म को सस्ता मिलता है। दूसरा, होम मेड लीवरेज का मतलब होता है पर्सनल लोन लेना, और कॉर्पोरेट लीवरेज का मतलब होता है फर्म लेने जाए। कहने का मतलब फर्म लेने जाए तो कॉर्पोरेट लीवरेज, इंडिविजुअल लेने जाए तो होम मेड लीवरेज। ठीक है, ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स माने गए हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के जम्पशन यही माने गए हैं। लेकिन सच्चाई ये एक ही है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कभी नहीं हो सकते, कि जो फर्म को बेनिफिट मिलेगा वो एक पर्सन को कभी बैंक नहीं देगा। और तीसरी अजम्पशन मानी गई थी, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। एमएम की अपोजिशन को क्रिटिसाइज किया गया यहाँ पर कि कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, जबकि सच्चाई क्या है कि जैसे ही हम शेयर को कैश में, कैश को शेयर में कन्वर्ट करवाते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 100% आती है। इसके बाद आता है वर्किंग आर्बिट्रेज प्रोसेस। इसने बोला इतना टाइम ही नहीं होता कि एक व्यक्ति एक मार्केट से पैसा निकाल के दूसरी में पैसा कमा ले। ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स को इसने नहीं माना, एग्जिस्टेंस इसने नहीं मानी थी। इसी कमी के कारण हम दूसरा पढ़ते हैं क्या, एमएम अप्रोच विद टैक्स। क्या पढ़ते हैं? एमएम अप्रोच विद टैक्स के बारे में बात करते हैं हम। आइए पढ़ते हैं। तो जो एमएम अप्रोच विद टैक्स है ना, और टैक्स के लिए 1 - टी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 - टी। समझाता हूं सिंपल से। मान लिया कि प्रॉफिट है 1 रुपये, टैक्स लगा दिया 10%, यानी 0.10, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? 90 पैसे। इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूं? 1 - टैक्स रेट। क्या कर सकता हूं? 1 - टैक्स रेट, ये लिख के निकाल सकता हूं। कैसे? 1 टैक्स रेट कितनी? 10%। 10% करोगे तो 10 / 100 0.10 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 90 तो आ गया, यही तो आ गया। तो इसलिए टैक्स निकालने का ये प्रोसीजर हो गया पुराना, हम करते हैं ये नया वाला। तो 1 - टी करके किसी को भी टैक्स बना सकता है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये आफ्टर टैक्स के लिए ये 1 - टी कर देना बस, और कुछ भी इसमें नहीं करना। ठीक है, और जो आफ्टर टैक्स बात की गई है, तो यहां पर ये माना गया भाई डेब्ट का यूज करना फर्म के लिए बेनिफिशियल है। क्या है? फर्म के लिए बेनिफिशियल है। जैसे डेब्ट का यूज करेंगे, बेनिफिशियल कैसे हैं कि जो डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, उसकी टैक्स में छूट मिलती है। इसलिए लीवरेज फर्म जिसमें जो डेब्ट का यूज करती है उसकी वैल्यू बढ़ती है, अनलीवरेज फर्म की डेब्ट के यूज नहीं करती उसकी वैल्यू कम होती है। ये आफ्टर टैक्स इंक्लूड किया गया था। कर लोगे? तो ये था अपना कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। बिजनेस फाइनेंस हम कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।